आखिर दुनिया के शक्तिशाली देश एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते? अगर दो देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, राजनयिक संबंध बना सकते हैं और शांति से रह सकते हैं, तो फिर वे अपनी सेनाएं क्यों बढ़ाते हैं? एक देश दूसरे देश की सैन्य ताकत से क्यों डरता है? अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित क्यों है? रूस अपने आसपास नाटो के विस्तार को खतरे के रूप में क्यों देखता है? और इतिहास में बार बार बड़ी शक्तियां युद्ध के रास्ते पर क्यों चली जाती हैं? मीयरशाइमर का जवाब काफी सीधा लेकिन बहुत गहरा है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया के ऊपर कोई ऐसी सर्वोच्च सरकार नहीं है जो सभी देशों की सुरक्षा की गारंटी दे सके। हर देश को अंत में अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है, और यहीं से शुरू होता है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का ट्रेजेडी, यानी महाशक्तियों की राजनीति का दुखद खेल। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी। हमारे देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो पुलिस है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो अदालत है। अगर कोई राज्य दूसरे राज्य पर हमला कर दे तो उसके ऊपर केंद्र सरकार जैसी व्यवस्था होती है। लेकिन पूरी दुनिया के स्तर पर ऐसी कोई विश्व सरकार नहीं है। मान लीजिए कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर हमला करना चाहता है। उसे रोकने के लिए कोई ऐसी विश्व सरकार नहीं है जो निश्चित रूप से आकर कहे कि तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जरूर हैं, लेकिन उनके पास हर परिस्थिति में किसी देश को रोकने की पूरी क्षमता नहीं है। इसीलिए हर देश को एक सवाल परेशान करता है, अगर कल कोई शक्तिशाली देश मेरे खिलाफ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा? यही असुरक्षा देशों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विचार पर। मीयरशाइमर जिस सिद्धांत को सामने रखते हैं उसे कहा जाता है ऑफेंसिव रियलिज्म। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन विचार बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मीयरशाइमर के अनुसार बड़ी शक्तियां सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त ताकत हासिल नहीं करना चाहती। वे कोशिश करती हैं कि उनके पास दूसरों से ज्यादा ताकत हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा शक्ति है तो संकट की स्थिति में आपके पास ज्यादा विकल्प होंगे। मान लीजिए दो देश हैं, देश ए और देश बी। दोनों एक दूसरे से डरते हैं। देश ए सोचता है, अगर मैंने अपनी सेना मजबूत नहीं की और बी ने कर ली तो भविष्य में बी मुझे दबा सकता है। बी भी बिल्कुल यही सोचता है। अब ए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, बी इसे देखकर डरता है और अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ाता है। ए फिर बी की बढ़ती ताकत देखकर और ज्यादा चिंतित हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसे हम सिक्योरिटी डिलामा कह सकते हैं। यानी एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो कदम उठाता है, दूसरा देश उसे खतरे के रूप में देखता है, और फिर दूसरा देश अपनी सुरक्षा बढ़ाता है। फिर पहले देश को और खतरा महसूस होता है। यही चक्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अस्थिर बना सकता है। अब सवाल आता है, अगर देश सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो फिर वे सबसे शक्तिशाली बनने की कोशिश क्यों करें? मीयरशाइमर के अनुसार इसका कारण है अनिश्चितता। आपको कभी भी यह निश्चित रूप से पता नहीं हो सकता कि दूसरा देश भविष्य में क्या करेगा। आज कोई देश आपका दोस्त है, लेकिन क्या वह 10 साल बाद भी दोस्त रहेगा? क्या उसका नया नेता भी दोस्त रहेगा? क्या उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो जाएगी कि वह आपको चुनौती दे सके? क्या उसकी सैन्य तकनीक इतनी आगे नहीं निकल जाएगी कि आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए? आप इन सवालों का भविष्य में निश्चित जवाब नहीं दे सकते। इसलिए बड़ी शक्तियां सोचती हैं, अगर मैं दूसरे देश से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता हूं तो मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? यहीं से पावर मैक्सिमाइजेशन की राजनीति शुरू होती है। मीयरशाइमर की थ्योरी को समझने के लिए 5 महत्वपूर्ण असम्पशंस को समझना जरूरी है। पहली बात, दुनिया में कोई केंद्रीय विश्व सरकार नहीं है। दूसरी, हर महान शक्ति के पास किसी न किसी स्तर की सैन्य क्षमता होती है। तीसरी, किसी देश को यह निश्चित रूप से पता नहीं होता कि दूसरा देश उसकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा। चौथी, महान शक्तियां अपनी सर्वाइवल को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मानती हैं। और पांचवी, देश अक्सर रणनीतिक रूप से सोचते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन सभी बातों को जोड़कर मीयरशाइमर एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। महाशक्तियां एक दूसरे से हमेशा डरती रहेंगी, और जब मौका मिलेगा तो वे अपनी रिलेटिव पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगी। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति रखने वाला देश वास्तव में सबसे सुरक्षित देश है? मीयरशाइमर का जवाब है अक्सर हां, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। वह सिर्फ सैन्य शक्ति की बात नहीं करते। किसी देश की शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या,
तकनीक, सैन्य क्षमता और विशेष रूप से उसकी वेल्थ को मिलिट्री पावर में बदलने की क्षमता से जुड़ी होती है। यानी एक मजबूत अर्थव्यवस्था लंबे समय में मजबूत सैन्य शक्ति बनाने की क्षमता देती है। इसलिए किसी देश की आर्थिक वृद्धि सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं होती। महाशक्तियों की राजनीति में आर्थिक शक्ति भी रणनीतिक शक्ति बन सकती है और इसी वजह से बड़ी शक्तियां दूसरे देशों की आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर भी नजर रखती हैं। मीयरशाइमर एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। उनके अनुसार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अक्सर लैंड पावर यानी जमीन पर सैन्य शक्ति से जुड़ी होती है, लेकिन सिर्फ जमीन की शक्ति पर्याप्त नहीं है। भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि समुद्र से घिरे देशों और महाद्वीपीय देशों की रणनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका को देखिए। अमेरिका के पूर्व और पश्चिम में विशाल महासागर हैं। उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका को अपने महाद्वीप पर किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा यूरोप के देशों को बार बार करना पड़ा। इस भौगोलिक स्थिति ने अमेरिका को बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त दी और यही हमें एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट तक लेकर जाता है, रीजनल हेजेमोनी। रीजनल हेजेमोनी का मतलब है किसी बड़े क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश बन जाना। मीयरशाइमर के अनुसार अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध में अपनी स्थिति को इतना मजबूत किया कि वहां कोई दूसरी महाशक्ति उसके बराबर नहीं बन सकी। अब अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य यह हो सकता है कि कोई दूसरी शक्ति दुनिया के किसी दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इतनी ताकतवर न बन जाए कि वह अमेरिका को चुनौती दे सके। यहीं से किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। एक महान शक्ति अपने क्षेत्र में प्रभुत्व हासिल करने के बाद दूसरे क्षेत्रों में दूसरी महान शक्तियों के उदय को रोकने की कोशिश कर सकती है। अब मैं आपको एक ऐसा विचार बताता हूं जो मीयरशाइमर की सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसे कहा जाता है ऑफशोर बैलेंसिंग। सरल भाषा में इसका मतलब है कि कोई शक्तिशाली देश हर जगह खुद बड़ी सेना तैनात करने के बजाय दूसरे देशों की मदद से किसी संभावित रीजनल हेजेमनी को रोकने की कोशिश कर सकता है। यानी अगर किसी क्षेत्र में कोई देश बहुत तेजी से शक्तिशाली बन रहा है तो उसके पड़ोसी देश स्वाभाविक रूप से उससे डर सकते हैं। बड़ी शक्ति इन पड़ोसी देशों को समर्थन देकर उस राइजिंग पावर को संतुलित करने की कोशिश कर सकती है। इसका उद्देश्य हमेशा सीधे युद्ध करना नहीं होता। कई बार उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि कोई प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली न बन जाए कि पूरे क्षेत्र पर उसका प्रभुत्व हो जाए। अब आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, बैलेंस ऑफ पावर। कल्पना कीजिए कि एक देश बहुत तेजी से शक्तिशाली बन रहा है। उसके पड़ोसी देश डरने लगते हैं। अब उनके सामने दो रास्ते हो सकते हैं, या तो वे उस शक्तिशाली देश के साथ जुड़ जाएं या फिर उसके खिलाफ दूसरे देशों के साथ मिलकर बैलेंस बनाएं। यही बैलेंस ऑफ पावर की राजनीति है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी देश एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि देश अक्सर अपने हित और सुरक्षा के हिसाब से पार्टनरशिप्स बनाते हैं। आज जो देश आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, और आज जो देश आपका कॉम्पिटिटर है, भविष्य में परिस्थितियां बदलने पर उसके साथ कोऑपरेशन भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमानेंट फ्रेंडशिप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है परमानेंट इंटरेस्ट। अब एक दिलचस्प सवाल, अगर दो देशों का अलायंस है तो क्या वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे? जरूरी नहीं, क्योंकि हर देश सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। अगर किसी अलायंस में एक देश को ज्यादा फायदा और दूसरे को ज्यादा नुकसान हो रहा है तो समय के साथ तनाव पैदा हो सकता है। इसीलिए मीयरशाइमर के नजरिए से अलायंसेस को भावनाओं से ज्यादा पावर और इंटरेस्ट के आधार पर समझना चाहिए। किसी देश का दूसरे देश के साथ दोस्ताना व्यवहार देखकर यह मान लेना कि दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे रणनीतिक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। अब सबसे कठिन सवाल पर आते हैं, युद्ध क्यों होता है? मीयरशाइमर यह नहीं कहते कि हर युद्ध होना ही है, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि इंटरनेशनल सिस्टम की संरचना देशों को लगातार अनसर्टेनिटी और कंपटीशन की स्थिति में रखती है। जब दो बड़ी शक्तियां एक दूसरे की ताकत से डरती हैं तो मिसकैलकुलेशन की संभावना बढ़ सकती है। एक देश सोच सकता है, अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया तो कुछ साल बाद दूसरा देश इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, और दूसरा देश भी यही सोच सकता है। यहीं से प्रिवेंटिव थिंकिंग पैदा हो सकती है, यानी भविष्य के संभावित खतरे को आज रोकने की कोशिश।
लेकिन समस्या यह है कि दूसरा देश भी आपकी यही सोच देखकर डर सकता है और फिर तनाव और बढ़ सकता है। मियर शाइमर सिर्फ मटेरियल पावर की बात नहीं करते। नेशनलिज्म भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोग अपने देश और राष्ट्र की पहचान से गहराई से जुड़े होते हैं। जब किसी देश को लगता है कि उसकी सॉवरेंटी, टेरिटरी या नेशनल आइडेंटिटी खतरे में है, तो समाज बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो सकता है। इसी वजह से सिर्फ यह कहना कि आर्थिक फायदा दोनों देशों को साथ रखेगा हमेशा पर्याप्त नहीं होता। कई बार नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल आइडेंटिटी आर्थिक फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब किताब को समझने के लिए हमें दो अलग अलग सोच की तुलना करनी होगी। एक तरफ है लिबरल थिंकिंग। लिबरल सोच अक्सर कहती है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी, ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ मीयर्सहाइमर का रियलिज्म है। वह कहते हैं कि कोऑपरेशन संभव जरूर है, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल का सवाल सामने आता है, तो देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी व्यापार और संस्थाएं शांति में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे पावर पॉलिटिक्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। यहां एक बात साफ करना जरूरी है। मीयर्सहाइमर यह नहीं कहते कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन उनके अनुसार हमें उनकी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। अगर किसी शक्तिशाली देश के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स दांव पर हों, तो वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तुलना में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दे सकता है। यानी इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से पावर कंपटीशन को समाप्त नहीं कर सकती। अब इस किताब का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा आता है। अगर चाइना भविष्य में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो क्या होगा? मीयर्सहाइमर का आर्गुमेंट है कि अगर चीन एशिया में अमेरिका के बराबर या उससे ज्यादा पावरफुल रीजनल एक्टर बन जाता है, तो अमेरिका और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका किसी दूसरी शक्ति को ऐसा रीजनल हेजेमनी बनने देना नहीं चाहेगा जो उसके ग्लोबल पोजीशन को चुनौती दे सके। और चीन भी अगर आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत होता है, तो वह अपने आसपास के क्षेत्र में ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहता हो सकता है। अब दोनों देशों के इंटरेस्ट्स टकरा सकते हैं। यही वजह है कि मीयर्सहाइमर चीन के राइज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक घटनाओं में से एक मानते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। महाशक्तियों के बीच कंपटीशन हमेशा इस वजह से नहीं होती कि एक देश दूसरे से नफरत करता है। कई बार कंपटीशन का कारण सिर्फ यह होता है कि दोनों देश शक्तिशाली हैं और दोनों अपने लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट चाहते हैं। अगर चीन शक्तिशाली बनता है, तो वह अपने आसपास अमेरिकी इन्फ्लुएंस को कम करना चाह सकता है। और अगर अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत को अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए चुनौती मानता है, तो वह चीन को बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है। फिर चीन इसे अपने खिलाफ कंटेनमेंट समझ सकता है और यही सिक्योरिटी डायलेमा फिर से शुरू हो जाता है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, तो आपको समझ आएगा कि एशिया कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन, भारत, जापान, रूस और कई दूसरी महत्वपूर्ण शक्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया की विशाल आबादी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा भी एशिया में है। इसलिए अगर एशिया में पावर बैलेंस बदलता है, तो उसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही वजह है कि आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए एशिया को समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम भारत को देखें, तो भारत की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एशिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता, जनसंख्या और हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है। मीयर्सहाइमर की पावर पॉलिटिक्स वाली सोच से देखें, तो भारत का राइज भी एशिया के बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से तब जब चीन की शक्ति बढ़ रही हो। लेकिन भारत की विदेश नीति को केवल किसी एक महान शक्ति के साथ अलाइनमेंट के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी बड़ी शक्तियों की राजनीति में भारत खुद भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। अब मैं आपको इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मीयर्सहाइमर की थ्योरी का सबसे दुखद हिस्सा यही है कि कई बार कोई देश युद्ध नहीं चाहता, फिर भी उसकी सुरक्षा की कोशिश दूसरे देश को खतरा लग सकती है। मान लीजिए देश ए अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल्स बढ़ाता है। ए कहता है, मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा हूं,
लेकिन देश भी कहता है, अगर ए के पास इतनी मिसाइल्स हैं तो वह भविष्य में मेरे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बी भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है। ए फिर कहता है, देखो बी अपनी सेना बढ़ा रहा है, और ए और ज्यादा सैन्य शक्ति बढ़ाता है। दोनों देशों में शायद शुरुआत में युद्ध की इच्छा न हो, लेकिन दोनों की सिक्योरिटी पॉलिसीज धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खतरा बन जाती हैं। यही है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो क्या मीर्सहाइमर की थियोरी का मतलब है कि दुनिया हमेशा युद्ध करती रहेगी? नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। रियलिज्म यह नहीं कहता कि हर समय युद्ध होगा, बल्कि यह कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। देश समझदारी से डिप्लोमेसी कर सकते हैं, डिटरेंस बना सकते हैं, आर्म्स कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पावर कंपटीशन पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसलिए शांति संभव है, लेकिन शांति को बनाए रखने के लिए पावर बैलेंस और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। अब अगर मुझे इस पूरी किताब को सिर्फ कुछ शब्दों में समझाना हो तो मैं कहूंगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि देश क्या कहते हैं। हमें यह देखना होगा कि उनके पास कितनी शक्ति है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स क्या हैं, वे किससे डरते हैं, और वे भविष्य में किस शक्ति को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। क्योंकि राजनीति में भाषण कुछ और कह सकते हैं, लेकिन पावर कैलकुलेशंस अक्सर कुछ और कहानी बताते हैं। अगर मैं इस किताब से अपनी सबसे बड़ी सीख निकालूं तो वह यह होगी, दुनिया को सिर्फ दोस्त और दुश्मन के नजरिए से मत देखिए। आज का दोस्त कल स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर बन सकता है। आज का कॉम्पिटिटर कल किसी मुद्दे पर पार्टनर बन सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जैसे जैसे देशों की शक्ति बदलती है, उनके इंटरेस्ट भी बदल सकते हैं। इसलिए किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए सिर्फ उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी शक्ति, जियोग्राफी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स को देखना जरूरी है। अब पूरी किताब को एक छोटी कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए दुनिया में 5 बड़े खिलाड़ी हैं। हर खिलाड़ी के पास अपनी सेना है, हर खिलाड़ी के पास अपनी इकोनॉमी है, और हर खिलाड़ी जानता है कि बाकी खिलाड़ी उसके खिलाफ भविष्य में कुछ कर सकते हैं। अब कोई भी खिलाड़ी पूरी तरह निश्चित नहीं है कि दूसरा क्या करेगा, इसलिए हर खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ाता है। एक खिलाड़ी ज्यादा पावरफुल होता है, दूसरे खिलाड़ी डर जाते हैं, वे अलायंस बनाते हैं। पहला खिलाड़ी इसे अपने खिलाफ घेराबंदी समझता है, वह और ज्यादा शक्ति जुटाता है। दूसरे खिलाड़ी फिर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। यह कंपटीशन कभी डिप्लोमेसी के जरिए शांत हो सकती है, कभी बैलेंस बन सकता है, लेकिन कभी कभी यही कंपटीशन युद्ध तक भी पहुंच सकती है। और यही पूरी कहानी है। पावर, फियर, अनसर्टेनिटी, कंपटीशन, बैलेंस, यही ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की दुनिया है। तो दोस्तों, जॉन जे मीर्सहाइमर की द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। यह किताब हमें बताती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की कहानी नहीं है। इसके पीछे पावर की एक गहरी कंपटीशन भी चलती रहती है। हर बड़ी शक्ति चाहती है कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन अपनी सुरक्षा बढ़ाने की उसकी कोशिश दूसरे देश को खतरा लग सकती है। दूसरा देश अपनी सुरक्षा बढ़ाता है, फिर पहला देश और ज्यादा डरता है, और इस तरह एक ऐसा साइकिल बन सकता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए मीर्सहाइमर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर हमें दुनिया की राजनीति को समझना है तो हमें पावर पॉलिटिक्स को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि देश क्या चाहते हैं, वे किससे डरते हैं, उनकी शक्ति कितनी है, उनकी ज्योग्राफी क्या कहती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वे भविष्य में किस शक्ति को अपने लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज मान सकते हैं। आज जब हम अमेरिका और चीन की कंपटीशन देखते हैं, रूस और नाटो के बीच तनाव देखते हैं, एशिया में बदलता पावर बैलेंस देखते हैं, या भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो मीर्सहाइमर की थ्योरी हमें इन घटनाओं को समझने के लिए एक अलग लेंस देती है। हो सकता है आप उनकी हर बात से सहमत न हो, लेकिन उनकी थ्योरी आपको एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना सिखाती है। किसी देश की नीति के पीछे उसकी वास्तविक शक्ति और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि नेता क्या बोल रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि उनके पास कितनी शक्ति है, वे किससे डरते हैं
और वे भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। और जब आप इस नजरिए से दुनिया के नक्शे को देखना शुरू करते हैं, तो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। यही है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। धन्यवाद।